स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ ESIC 2016 फार्मासिस्ट पेपर का पार्ट 4। हम लोग 15 क्वेश्चंस हर एक पार्ट में कवर कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। 15 क्वेश्चन इसमें भी हैं हमारे। 5HT1B/1D रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन इस। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो एगोनिस्ट होता है वो क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो अब 5HT1BD रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन आप बता देंगे सुमाट्रिप्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जो माइग्रेन में इस्तेमाल होता है, आप सीधे देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ। अब 5HT1BD 1B/1D, ठीक है, 1B/1D। अब 5HT1BD रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन इज आप बताएंगे सुमाट्रिप्टिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट इज। आपको बताना है अ रिटार्डेंट मटेरियल जो कि बनाता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट। फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट में हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स बनाता है, तो ऐसा कौन सा रिटार्डेंट मटेरियल है आप बताएंगे HPMC एक ऐसा रिटार्डेंट मटेरियल होता है जो कि बनाता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स किसमें, फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइन फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। आपको बताना है ऐसा कौन सा शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के तहत जिसमें गाइडलाइंस दी गई हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए और इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, किसी भी नई जो ड्रग्स है उसको इम्पोर्ट और उसके मैन्युफैक्चर के लिए किसमें जो है गाइडलाइंस दी गई हैं आप बताएंगे शेड्यूल वाई। दोस्तों आपको सूचित कर दूं कि अगर आपने शेड्यूल्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए आप लोग जो है शेड्यूल का वीडियो देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। देखिए वहाँ से आप अगर शेड्यूल का वीडियो देखते हैं तो आपको दोबारा से शेड्यूल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डिटेल शेड्यूल दिए गए हैं। आप एक बार अगर शेड्यूल पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका शेड्यूल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे हम लोग। द करेक्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड एज पेनिट्रेशन इन्हांसर इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको एडहेसिव इज। आपको बताना है करेक्ट मतलब जो सही हो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, ठीक है, जिसका काम क्या होता है पेनिट्रेशन इन्हांसर, पेनिट्रेशन को इन्हांस कर देता है इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको एडहेसिव की प्रिपरेशन के टाइम पे वो क्या करेगा, सर्फेक्टेंट की जो पेनिट्रेशन होता है उसको इन्हांसर यानी उसको बढ़ाएगा। तो आप बताएंगे ट्विन 80। देखिए दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि जो आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं वो हमारे 3 तरीके के होते हैं। खैर ठीक है, कितने तरीके के, 3 तरीके के, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक, ये 3 तरीके के हो गए जा करके। ठीक है, एनायनिक में क्या आएगा, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम सिटाइल सल्फेट। कैटायनिक में क्या आएगा, बेंजल कोनियम क्लोराइड, बेंजल थोनियम क्लोराइड। नॉन आयनिक में क्या आएगा, स्पेन ट्विन ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, स्पेन ट्विन ग्लिसरॉल मोनोस्टेरेट, ये नॉन आयनिक आएगा। तो स्पेन ट्विन, इसमें ट्विन वर्ड आ रहा है और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है आंसर, ट्विन 80। देखिए ट्विन किस में आ रहा है, नॉन आयनिक में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं कि नॉन आयनिक में ट्विन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ट्विन 80 ही सही है। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, an agent used in prismatic angina has spasmodic action which increase coronary blood supply is। देखिए एक ऐसा एजेंट जो प्रिजमेंटल एंजाइना में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें स्पास्मोलिटिक एक्शन होता है और वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा कोरोनरी ब्लड सप्लाई, कोरोनरी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो आप आंसर करेंगे नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक ऐसा एजेंट होता है जो ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है। और नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो होता है वैसोडाइलेशन। क्या होता है, वैसोडाइलेशन, ये वेसल्स को डायलेट कर देता है और जब वेसल्स डायलेट हो जाती हैं तो जो ब्लड फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता, किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं होती है और आराम से जो हमारा ब्लड है उसका फ्लो होता है बॉडी में। ठीक है, unless otherwise stated in the individual monographs of the pharmacopoeia in the disintegration test for enteric coated tablet फर्स्ट द डिजोल्यूशन इज कैरिड आउट है। देखिए आपको सीधे से बताना है कि जो वेरियस टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया हैं जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया, इसमें जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं, ठीक है,
आप समझिए, बात तो समझिए। जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं उसमें आपको बताना है कि उसका जो डिजोल्यूशन होता है हम लोग सबसे पहले किस में चेक करते हैं, तो आप बता देंगे वाटर में। वाटर में ही हम लोग डिजोल्यूशन चेक करेंगे एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का। और एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती क्या हैं? ऐसी टैबलेट्स जो डिजॉल्व होती हैं जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, ठीक है, जो कि डिजॉल्व होती हैं जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स विच कंटेंस। देखिए, जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होता है उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स, किसी भी क्रूड ड्रग्स की परसेंटेज ऑफ प्योरिटी यानी शुद्धता की नाप के लिए इस्तेमाल करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, ठीक है। तो क्रूड ड्रग का मतलब क्या हो गया? ऐसी ड्रग्स जो हमें बायोलॉजिकली प्राप्त होती है जाकर के, जैसे किसी प्लांट से मिल गई, ठीक है, मिनरल से मिल गई, तो एक तरीके से ये आ जाएगा क्रूड ड्रग, ठीक है, यानी कच्ची दवा। उसको हम लोग बाद में एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको जो है हम लोग एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हो गई हमारी जो मेडिसिन हो गई, हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मेडिसिन में। लेकिन क्रूड ड्रग मतलब जो सीधे नेचर से प्राप्त हो आपको, ठीक है, प्रकृति से। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या है? वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड। मतलब वेल डिफाइंड, जो अच्छी तरीके से डिफाइंड पार्टिकल्स हों, जिनको आप लोग देख सकें, डिफाइंड पार्टिकल्स हों, ठीक है, और विच कैन बी काउंटेड, जो आप काउंट कर सकें। तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होने चाहिए विच कैन बी काउंटेड, जो काउंटेबल हों, जिनको हम लोग गिन सकें, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इन इन्फेंट एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ। देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इन्फेंट में, जो इन्फेंट होते हैं उनमें कहाँ तक जो है बढ़ता है? एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ, एक्सटेंड मतलब बढ़ना। देखिए, इन्फेंसी पीरियड पहले आप समझ लीजिए कि जो इन्फेंसी पीरियड होता है वो कब से कब तक, यानी कितने महीने से लेकर के कितने साल तक इन्फेंसी पीरियड चलता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये पूछा भी गया क्वेश्चन कि इन्फेंसी पीरियड कब से कब तक होता है, आप बताएंगे 1 मंथ, यानी 1 महीने से लेकर के 1 साल तक इन्फेंसी पीरियड चलता है, ठीक है। तो इन्फेंसी पीरियड इन्फेंट की कंडीशन में कोई बच्चा कब तक रहता है? 1 महीने से लेकर के 1 साल तक। तो लोअर बॉर्डर ऑफ L3 यानी स्पाइनल कॉर्ड इन इन्फेंट एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L3। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज एट द लेवल ऑफ। देखिए, जो लोअर बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो किस लेवल पे होता है? आप बताएंगे T7। T7 क्या होता है? थॉरेक्स, थॉरेक्स रीजन में T7, ठीक है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज एट द लेवल ऑफ T7। आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ एडल्ट ट्रैकिया इज, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आपका मैंने देखा है, काफ़ी जगह इसको देखा है इस क्वेश्चन को। तो द लेंथ ऑफ एडल्ट ट्रैकिया की लेंथ कितनी होती है? आप बताएंगे 10 to 11 सेंटीमीटर। 10 to 11 सेंटीमीटर द एडल्ट ट्रैकिया लेंथ, ठीक है। एडल्ट ट्रैकिया की लेंथ 10 से 11 सेंटीमीटर। फिर बढ़ेंगे कोरोनरी साइनस ओपन इनटू, जो कोरोनरी साइनस होता है वो कहाँ ओपन होता है? आप बताएंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में कोरोनरी साइनस ओपन होता है, जाकर के रट लीजिए। इन ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधे रट लीजिए, आपने क्वेश्चंस पढ़ा नहीं कि धड़ाक से आंसर आपको देना चाहिए, ठीक है। तो कोरोनरी साइनस जो है ओपन्स होता है कहाँ? राइट एट्रियम में। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट वेन कौन सी होती है? तो आप बताएंगे लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी लॉन्ग सेफिनस। कौन सी? लॉन्ग सेफिनस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। फिर बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। कलर विजन इज बाई, देखिए आपको बताना है कलर विजन किस कारण से होता है, कौन सी सेल्स की वजह से होता है? आप बताएंगे कोन्स, ठीक है, कोन्स। कलर विजन इज बाई कोन्स। कलर विजन में होता क्या है? रेड और ग्रीन जो कलर होते हैं इनमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, जिनको दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए, अब आपको बता देते हैं कि आई यानी आँखों में 2 तरीके की सेल्स पाई जाती है। पहली होती है रॉड सेल, ठीक है, दूसरी होती है कोन सेल, ठीक है। तो जो रोड सेल्स होती है वो रात में देखने के काम आती है, जो कोन सेल होती है वो दिन में देखने के काम आती है, ठीक है। यानी जब प्रकाश ज़्यादा हो तो कौन सेल हेल्प करता है देखने में, और जब प्रकाश कम होता है तो रोड सेल काम करता है। रोड सेल कैसे काम करता है? रोडोप्सिन में टूटता है जाकर के, ठीक है। फिर देखिए और एक बात समझ लीजिए कि जिसमें रॉड सेल जो है गड़बड़ हो जाएगी, जिसकी आंखों में रॉड सेल गड़बड़ हो जाएगी वो दिनचर प्राणी बन जाएगा, यानी रात में देखने की काम आती है रॉड सेल, तो यानी उसको रात में नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी वो दिन में ही देख पाएगा, यानी दिनचर हो गया, क्योंकि उसमें कौन सेल सही है, रॉड सेल बेकार है। लेकिन
लेकिन सपोज दैट अगर किसी में कौन सेल गड़बड़ हो जाए, ये गड़बड़ हो जाए और रॉड सेल सही है, तो यानी आदमी ये रात्रिचर हो जाएगा, यानी इसको रात में तो दिखाई पड़ेगा लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको। क्वेश्चन नंबर 14, द रिसेप्टर ऑफ पेन इज फ्री नर्व एंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो रिसेप्टर होता है पेन का वो क्या होता है, आप बताएंगे फ्री नर्व एंडिंग। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15, BMR इज डिपेंड ऑन। BMR जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आप बताएंगे सरफेस एरिया पे। ठीक है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है BMR। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्मासिस्ट एग्जाम के रिगार्डिंग लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।